हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएसजे की वैकेंसी को आउट किया जा चुका है। आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर एग्ज़ाम की डेट को लेकर भी कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर हम ओवरऑल छत्तीसगढ़ के सिलेबस को देखते हैं तो आपको 15 सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता है। उन 15 में से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्योरली आपके लोकल बेस्ड हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही आपसे पूछे जाते हैं। उसके अंदर आपका एक महत्वपूर्ण लोकल एक्ट है जिसको कि हम लोग छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसके अंदर टोटल ओवरऑल सेक्शंस की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो वो संख्या आपको कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। मात्र 14 सेक्शंस हैं, लेकिन उन सेक्शंस के अलावा आपको 4 अलग अलग शेड्यूल भी देखने को मिलते हैं। उन 4 शेड्यूल की बात करें तो 2 शेड्यूल किराएदार के राइट्स और ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, 2 शेड्यूल मकान मालिक के राइट्स और उनकी ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। और ये शेड्यूल भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि शेड्यूल में से लगभग 1 से 2 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस होने के लिए आया है, अगर मैं बात करूं तो वो बात करता है आपके लैंडलॉर्ड्स के दायित्व के बारे में, और दायित्व भी किसके प्रति, आपका जो किराएदार है या आपका जो टेनेंट है उसके प्रति बीइंग एज अ लैंडलॉर्ड या बीइंग एज अ मकान मालिक आपके क्या कर्तव्य हैं, आपके क्या दायित्व हैं। और इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको शेड्यूल 3 में देखने को मिलती है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 अलग अलग प्रकार के दायित्वों का जिक्र किया गया है। ये वो दायित्व हैं जो इस एक्ट के अंदर एज ए मकान मालिक हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम इन 12 दायित्वों का पालन बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो अगर हम इसके पहले दायित्व की बात करते हैं तो ये बात करता है एडमिशन ऑफ अ टेनेंट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रॉपर एक्ट कंट्रोल की एक्ट की बात करता है, और वो भी किसके, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई भी रिलेशन डेवलप हो रहा है तो वो रिलेशनशिप डेवलप होगा ओनली वाया एग्रीमेंट, यानी कि एक समझौते के तहत, और उस समझौते को प्रॉपर नोटराइज किया जाएगा। तो परंपरा यहाँ पर मकान मालिक के प्रति ये कही गई है कि आप तब तक किसी व्यक्ति को अपना किराएदार एडमिट नहीं कर सकते हैं या उसको किराएदार की परिभाषा के दायरे में नहीं रख सकते हैं जब तक कि आपके और उसके बीच में एक लिखित करारनामा ना हो गया हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सिर्फ करारनामा से ही काम नहीं चलेगा, प्रॉपर आपको उसको नोटराइज कराना पड़ेगा, यानी कि जो भी प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो स्टैम्प 10 रुपये वाला हो, 20 वाला हो, 100 वाला हो, अगर वहाँ पे विटनेसेस की ज़रूरत है तो उन चीज़ों का भी अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पार्ट किया गया है वो बात करता है टू फाइल द इंफॉर्मेशन। अब सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन का संबंध किससे माना जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस भी क्षेत्र के अंदर आपका वो घर होगा, आपका वो निवास होगा, आपका वो मकान होगा, जाहिर सी बात हो किसी न किसी थाना के अधीन आता होगा, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आप अपनी सहभागिता को प्रदान करें। तो जाहिर सी बात है, जो भी आपके क्षेत्र का क्षेत्राधिकारी होगा, आमतौर पर स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिस डेट को आपने उस व्यक्ति को अपना टेनेंट एडमिट किया है उस डेट से 7 दिन के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, आप उसकी की पूरी जानकारी आप संबंधित थाने को देंगे, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को समय रहते दूर किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है कि किराए की रकम आपको जिस भी रूप में मिल रही है या उससे अलग आप जो भी सुविधाएं चार्ज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर रिसिप्ट आप किसको देंगे, अपने किराएदार को देंगे। अगर हम इसके चौथे पार्ट की बात करते हैं तो ये बात करता है कि जो भी अकोमोडेशन आपने अपने टेनेंट को दिया है वो एक ऐसी कंडीशन में हो जिसमें कि रहा जा सके। टेंटेबल कंडीशन की बात करता है और उसकी अच्छी स्थिति की बात करता है। अगर हम इसके 5वें पार्ट की बात करते हैं तो ये बात करता है आपके डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। गार्बेज का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर आपने किसी व्यक्ति को अपने घर में जगह दी है रहने के लिए, उसके बदले में अगर आप उससे चार्ज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके घर से डेली बेसिस पे कूड़ा निकलेगा, कड़कट निकलेगा। वो कूड़ा कड़कट वो कहाँ डालेगा, उसके लिए नगर निगम ने क्या सुविधाएं कर रखी हैं, आपको उसको बताना पड़ेगा कि देखो भाई, सफाई कर्मचारी इतने बजे आता है,
सीटी बजाएगा, आपको कूड़ा लेकर नीचे आना है या इस पर्टिकुलर जगह पर आपको अपने कूड़े को रखना है जहां से वो कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बात करता है आपके स्ट्रक्चरल रिपेयर की। मान लीजिए कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जो होनी नहीं चाहिए, यानी कि एक ऐसी चीज जिसके ऊपर ना तो आपका कोई कंट्रोल था और ना ही वो एक्ट किराएदार की बिहाफ पर हुआ है, तो जो भी उस मकान के अंदर स्ट्रक्चरल रिपेयर है वो तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका दायित्व बनता है। उसके बाद यहाँ पे 7वें पार्ट में बात की गई है सेपरेट मीटर की। जाहिर सी बात है, अगर किराएदार है बिजली का यूज करेगा, पानी का यूज करेगा, गैस का यूज कर सकता है। अगर आपके पास उन तीनों सुविधाएं हैं और अगर आपके पास उन तीनों के लिए मीटर का अरेंजमेंट है तो इट्स बेटर कि आप उसके लिए एक सेपरेट मीटर का फिक्सेशन कर दें, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि उसकी यूटिलिटी क्या है और उस यूटिलिटी के हिसाब से वो क्या करेगा, उसकी पेमेंट को करेगा। इसके बाद अगर हम लोग 8वें पार्ट की बात करते हैं तो ये बात करता है सप्लाई ऑफ द एसेंशियल्स। इसका मतलब ये है कि विलफुली या किसी भी इलॉजिकल रीजन की वजह से जो उसकी आवश्यक मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, इनको अननेसेसरी आपकी तरफ से ना तो काटा जाए ना ही ब्लॉक किया जाए। 9वें पार्ट की हम लोग बात करते हैं तो ये बात करता है राइट रिलेटेड टू इंस्पेक्शन। तो पहली बात यहाँ पर यह कहा गया है कि इवन तो वो प्रॉपर्टी आपकी है, वो घर आपका है, आपका अधिकार है उस घर के ऊपर, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द टेनेंसी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि रात के वक्त आप उस घर का इंस्पेक्शन ना करें, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इवन तो अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो आप ज़्यादातर दिन के समय को प्रिफर करिए और उसके लिए आप किराएदार को एडवांस नोटिस दे दीजिए कि देखिए आज मैं घर को देखने के लिए आ रहा हूँ, जस्ट वांटेड टू एश्योर माई सेल्फ कि जो भी चीज़ें यहाँ पर जिस कंडीशन में आपको दी गई थी एज इट इज़ वो उसी कंडीशन में रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर बात की जाती है एनुअल कीपअप की। इसका तात्पर्य ये होता है कि आमतौर पर आपने किसी व्यक्ति को घर दिया, आपका उसका एक रेंट को लेकर करार हुआ और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस घर के स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सके। अगर हम नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं तो वहां तो देखिए कितना पैसा लगेगा, नोबडी नोज। लेकिन हम अगर इसके अदर पहलुओं की बात करते हैं तो जो भी आपके उसके बीच में रेंट को लेकर बात तय हुई है उसका मैक्सिमम 1 मंथ का रेंट आप पूरा का पूरा उसके रिपेयर में आप इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसके बाद 11वें पार्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि देखिए अगर आपको किराएदार को निकालना है तो उसको निकालने का जो प्रोसीजर लॉ में बताया गया है आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करिए। बेवजह एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेस को धमकी देना, डराना, धमकाना, सामान खाली करवाना, फेंकना, तोड़ना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और 12वें पार्ट में बात की गई है कि जब कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को एज ए टेनेंट एडमिट करते हैं तो आप 2 चीज़ें उससे लेते हैं। एक तो मैक्सिमम 3 मंथ की सिक्योरिटी आप उससे लेते हैं, जो भी आपके और उसके बीच में रेंट फिक्स हुआ है, और रेंट का पैसा तो आप लेते ही लेते हैं। तो एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जब आपके और उसके बीच जो संबंध है मकान मालिक और किराएदार का वो टर्मिनेट होगा या वो खत्म होगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है बिफोर टर्मिनेशन द रिलेशन ऑफ द टेनेंसी एंड द लैंडलॉर्ड, आपने उससे जो भी सिक्योरिटी का अमाउंट लिया है वो आप उसको प्रॉपर रिफंड कर देंगे। तो ये कुछ दायित्व होते हैं किसके, आपके लैंडलॉर्ड के, जो उसका एक किराएदार के प्रति होना चाहिए और इसका जिक्र आपको शेड्यूल 3 में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ टारगेट फॉर IQ पे एक सेपरेट बैच आपका रन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ लोकल एक्ट को ध्यान में रखते हुए। इस एक्ट के अंदर या इस बैच के अंदर आपके जो भी लोकल एक्ट हैं 5 उनको लेकर चर्चा की जाएगी। एक कॉमन बैच है जिसके अंदर 15 के 15 सब्जेक्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। और अगर आप इस बैच में नोट करना चाहते हैं तो जो नंबर ऊपर बोर्ड पर दिया है या जो भी जानकारी आपको इसके नोटिफिकेशन के कॉलम में देखने को मिलेगी, आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके एनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।